नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक बड़ी बात साफ कर दी है कि महागठबंधन अपने पारंपरिक वोटरों से आगे नहीं बढ़ पाया। आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान वहां हुआ जहां उसने ईबीसी और गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस का अपर कास्ट दांव पूरी तरह फेल हुआ। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 25 सीटें जीती। सबसे खराब प्रदर्शन उनके ईबीसी उम्मीदवारों का रहा। औसतन 27,506 वोटों से हार मिली। आरजेडी ने 12 ओबीसी उम्मीदवार उतारे, जिनमें सिर्फ 2 जीते। 50 यादव उम्मीदवारों में से 11 जीते, जो आरजेडी की कुल स्ट्राइक रेट से बेहतर रहा। नॉन यादव ओबीसी में 27 में से सिर्फ 3 उम्मीदवार जीत पाए। एससी समुदाय के 20 में से 4 उम्मीदवार जीते। अपर कास्ट में 15 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार जीते। मुस्लिम उम्मीदवारों में 18 में से सिर्फ 3 जीते। वहीं कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटें जीती। कांग्रेस ने अपने सबसे ज्यादा टिकट अपर कास्ट को 22 टिकट दिए। इनमें से एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। पार्टी के नेताओं का कहना है कि उच्च जातियों का वोट बीजेपी के साथ ही जाता है, इसलिए इतने टिकट देना समझ से परे है। कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवारों की औसत हार सबसे ज्यादा 35,825 वोटों से रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यह कदम नई सरकार के गठन से पहले औपचारिक प्रक्रिया के तौर पर उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 20 नवंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इसी हफ्ते खत्म हो रहा है। दिल्ली में एनडीए सहयोगियों की बैठक के बाद यह तय हुआ है कि बीजेपी को कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्रालय मिलेंगे, क्योंकि वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाएगी। विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का ही होगा, जैसा अभी है। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार राज्य का नेतृत्व जारी रखेंगे, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी की हिस्सेदारी पहले से अधिक रहने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब सरकार गठन को लेकर एनडीए में जो शुरुआती प्रस्ताव सामने आया है, उसके मुताबिक एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने की संभावना है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 विभाग, एचएएम यानी हम सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 1 विभाग दिया जा सकता है। यानी एनडीए की नई सरकार में सभी सहयोगियों को उनकी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी देने पर बातचीत चल रही है। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सैनी ने बिहार चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया। मुकेश सैनी ने कहा कि 10,000 रुपए में क्या मिलता है, 10,000 में बिहार सरकार मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए ने पैसे बांटकर चुनाव जीता है। सहनी के मुताबिक चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को खुलकर पैसे दिए गए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट दिया। युवाओं ने महागठबंधन का साथ दिया, लेकिन महिलाओं के वोट ने समीकरण बदल दिया। सहनी ने कहा कि एनडीए को जनता का जनादेश नहीं मिला, ये जीत पैसे की वजह से हुई है। फिर भी मैं एनडीए नेताओं को बधाई देता हूं। लालू परिवार के विवाद पर पूछे गए सवाल पर सहनी ने कहा, लालू परिवार का मुद्दा उनका निजी मामला है। हार का दोष किसी एक व्यक्ति पर डालना ठीक नहीं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्या वर्ल्ड बैंक के कर्ज के हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर बिहार चुनाव जीता गया? प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए के लोन को डाइवर्ट कर चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जनसुराज के प्रवक्ता और प्रमुख रणनीतिकार पवन वर्मा ने शनिवार को दावा किया कि वर्ल्ड बैंक की ये रकम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने के लिए खर्च की गई, जो वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास था। बता दें, जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत सकी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो बनाकर बिहार चुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो आपसे बात करना बेईमानी है, तो आप ये वीडियो न देखें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी ये मानते हैं ये स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने संविधान में दी चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी हैं। खुलेआम बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों ने 1 से ज्यादा वोट डाले हैं।
अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता और काहे का चुनाव। अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे ही जुड़ गए। चुनाव घोषणा के वक्त 6 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख बताई, जो वोटिंग के बाद 11 नवंबर को बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गई। पूरे 3 लाख वोटर बढ़ गए। चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार की बीजेपी JDU सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, जबकि यह खुलेआम वोट के लिए रिश्वत है। वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच करनाल से लोगों को बीजेपी का पटका पहनाकर ट्रेन भरकर बिहार वोट करने भेजा गया और ये सब हमें इसलिए पता चला क्योंकि राहुल गांधी ने अकेले वोट चोरी और मोदी चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश किया। तो आज अचानक राहुल गांधी पर कौन आक्रामक है? किस बात के लिए राहुल गांधी पर दोष मढ़ा जा रहा है? कौन उन्हें महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बता रहा है? आप भले इसका शिकार हो गए हों, लेकिन ये सोचिए समझी साजिश बीजेपी, RSS और उनके पालतू मीडिया की है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को दोष इसलिए दो जिससे कि वोट चोरी पर किया उनका खुलासा फीका पड़ जाए। राहुल गांधी को गलत ठहराओ क्योंकि वो एक अकेला नरेंद्र मोदी की एजेंसी और उनके तंत्र से लोहा लिए हुए हैं और किसी कीमत पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की हार के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराने का सिर्फ एक मकसद है मोदी के खिलाफ इस देश की सबसे मजबूत आवाज राहुल गांधी की आवाज को दबाना, किसी भी तरह उन्हें डिस्क्रेडिट करना और विपक्षी खेमे में अविश्वास और संशय पैदा करना। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। इन इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच रहा। हालांकि 1-2 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में भी दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे नरेले का AQI 405 और रोहिणी का AQI 404 रहा। दिल्ली NCR की हवा लगातार खराब होती जा रही है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NB अंजारिया शामिल हैं, उसने पहले ही कहा था कि वो 17 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकारें बताएं कि पराली जलाने को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अदालत इस मुद्दे पर सख्ती से सुनवाई करने के मूड में है। PM मोदी सोमवार को दिल्ली में छठा रामनाथ गोयनका लेक्चर देंगे। ये लेक्चर एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका के नाम पर आयोजित किया जाता है। इसमें ऐसे वक्ताओं को बुलाया जाता है जिन्होंने समाज में बड़े बदलाव लाए हों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नई सोच को प्रेरित किया हो। एक्सप्रेस ग्रुप के चेयरमैन विवेक गोयनका ने कहा, ये लेक्चर कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सच बोलने, जवाबदेही और विचारों की ताकत का संकल्प है। उन्होंने कहा कि दुनिया की ताकतें बदल रही हैं, देश अपनी भूमिका और दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे समय में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को सुनना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। TMC और बीजेपी के बीच एक बार फिर राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को बीजेपी नेतृत्व पर बंगाल के महान व्यक्तियों को अपमान करने का आरोप लगाया। TMC ने प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार के हालिया बयान पर दी, जिसमें उन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को ब्रिटिशों का एजेंट और धर्मांतरण की शुरुआत करने वाला बताया था। इस बयान पर TMC के कई मंत्रियों और सांसदों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताते हुए कहा, ये बीजेपी की बंगला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। बढ़ते विवाद को देखते हुए इंदर सिंह परमार ने माफी मांग ली और कहा कि उनके शब्द की फिसलन थी, यानी गलती से कह दिया। बीजेपी की तरफ से बयान को गलत बताया गया, लेकिन TMC से बंगाल के सम्मान पर हमला मानकर विरोध जारी रखे हुए है। दिल्ली के रेड फोर्ट क्षेत्र में 10 नवंबर को हुआ विस्फोट आत्मघाती हमला था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इसकी पुष्टि कर दी है। विस्फोट के 2 दिन बाद सरकार ने इसके आतंकवादी हमला होने की आधिकारिक पुष्टि की थी। इसके साथ ही एजेंसी ने बड़ा खुलासा करते हुए सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया है। NIA ने कहा कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट को वाहन में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से धमाका किया। इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। NIA ने कहा यह हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और जांच अब कई राज्यों में फैल चुकी है। NIA ने जम्मू कश्मीर के पंपोर के सांबूरा निवासी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो विस्फोट में इस्तेमाल कार का मालिक था। एजेंसी के अनुसार अली ने बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी।
फॉरेंसिक जांच से वाहन चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में हुई, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग का असिस्टेंट प्रोफेसर था और पुलवामा जिले का निवासी था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का युवाओं से किया वादा पूरी तरह फेल हो गया है। महबूबा ने कहा कि सरकार ने कहा था कि कश्मीरी युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन सरकारी नीतियों की वजह से युवा अब आत्मघाती हमलावर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी का उदाहरण दिया, जो दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 11 नवंबर को मारा गया। एनआईए का कहना है ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार कश्मीर को सुरक्षित बनाना तो दूर, अब दिल्ली भी सुरक्षित नहीं दिख रही है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हिंसा छोड़ें, कश्मीर को खुशहाल बनाना है, इसे और तबाह नहीं करना। उन्होंने चिंता जताई कि पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल युवाओं के हिंसा की ओर जाने से कश्मीर और देश दोनों के लिए खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का पहला असर कश्मीर की समाज पर पड़ता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से गेहूं का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान ने 10 साल पहले पाकिस्तान से $30 करोड़ से ज्यादा का आटा आयात किया था। इसके बाद से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से गेहूं के आयात में धीरे धीरे कमी कर दी और अब आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। बीते दिनों दोनों देशों के बीच तनाव के कारण अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को खत्म करने की बात कही थी। अफगानिस्तान ने अपने कारोबारियों को निर्देश जारी कर कहा था कि वो पाकिस्तान के बजाय अन्य देशों से व्यापार के रास्ते खोजें। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। ट्राइब्यूनल के रजिस्ट्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि अदालत अपना फैसला सुबह 11 बजे सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ अधिकतम सजा यानी सजाए मौत की मांग की है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेना मुख्यालय को पत्र लिखकर फैसले से पहले ट्राइब्यूनल में सुरक्षा कड़ी करने के लिए सेना की तैनाती का अनुरोध किया है। शेख हसीना और 3 अन्य अभियुक्तों के मामले में फैसला सुनाते वक्त इसका लाइव प्रसारण होगा। बांग्लादेश टेलीविजन इसका लाइव प्रसारण करेगा। पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुई। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के खिलाफ हुए इन अपराधों में उनका हाथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अब तक ट्रंप और ममदानी एक दूसरे पर लगातार तीखे हमले करते रहे हैं। ट्रंप ममदानी पर महीनों से निशाना साध रहे थे। उन्होंने उन्हें झूठा आरोप लगाते हुए कम्युनिस्ट कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी चुने गए तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी धमकी दी थी कि ममदानी को वो डिपोर्ट कर देंगे क्योंकि ममदानी युगांडा में पैदा हुए और बाद में अमेरिकी नागरिक बने। ट्रंप ने शहर से फेडरल फंडिंग रोकने की भी बात कही थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच तनाव कम हो सकता है और शायद नई शुरुआत की कोशिश होगी। 2025 के टेनिस सीजन की सबसे बड़ी राइवलरी का अंतिम मुकाबला जैनिक सिनर के नाम रहा। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सिनर ने नंबर 1 कार्लोस अल्कराज को एटीपी फाइनल्स के खिताबी मैच में 7-6-4, 7-5 से हरा दिया। ये इस साल दोनों का छठा मुकाबला था और ये मुकाबला रोमांच से भरा रहा। सिनर ने अपने इटली के घरेलू दर्शकों के सामने टाइटल डिफेंड किया। ये इस साल अल्कराज के खिलाफ सिनर की सिर्फ दूसरी जीत है। पहली बार उन्होंने उन्हें विंबलडन फाइनल में हराया था। जीत के बाद सिनर ने कहा, ये मेरे लिए अविश्वसनीय सीजन रहा। इटालियन फैंस के सामने इस तरह सीजन खत्म करना बहुत खास है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.